Hello, 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are here again with the part 8th of the same chapter, election and representation. Till now, we are able to get almost lot of things related to the chapter. And in last class, we have discussed composition of election commission of our country, right? We have also studied why we have transformed election commission from a one member body to multi-member body. Got it. So, in last class, we have left the chapter on the functions of election commission, right? So, we are going to study today in detail what are the major functions of the election commission of our country. Okay, the election commission of India has a wide range of function. अब देखो आप एक चीज अपने दिमाग में रखना कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट से लेके और विनर की डिक्लेरेशन तक सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। गॉट इट। तो अब देखो वो फंक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट, इट सुपरवाइजेस द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट। अब देखो सबसे पहले वोट सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है इलेक्शंस में, वोटर लिस्ट को अपडेट करना। क्योंकि देखो एवरी 5 years वी आर हैविंग इलेक्शंस। तो 5 साल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 13 के थे वो 18 के हो गए, सो दे आर गोइंग टू गेट राइट टू वोट। और 5 years के ड्यूरेशन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी डेथ हो गई है, राइट? सो एवरी आफ्टर एवरी इलेक्शन, और यू कैन से बिफोर द इलेक्शंस, वी विल हैव टू रिवाइज आवर वोटर्स लिस्ट, right? It makes very efforts to ensure that the voters list is free of errors like non-existence of name of registered voters or existence of names of those non-eligible or non-existent। मतलब कि ये वही कि जो एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, अब उनको इंक्लूड करना वोटर लिस्ट में, और जो एक्सपायर हो चुके, जिनकी डेथ हो चुकी है, राइट, तो उन लोगों जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उनका नेम वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड करना। ये होता है सबसे फर्स्ट टास्क, और इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, क्योंकि उन सभी का डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा कलेक्शन के बाद उसकी प्यूरिफिकेशन करना, सो दैट देयर कुड बी नो एनी काइंड ऑफ एरर्स, राइट? सो यू कैन थिंक दैट इन कंट्री लाइक इंडिया हाउ डिफिकल्ट टास्क इज इट, राइट? Second, it also determines the timing of elections and prepares the election schedule। इसके अलावा हमारे इलेक्शन की टाइमिंग क्या होने वाली है। देखो कई बार क्या हो सकता है, जैसे इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं ना, जैसे नॉर्मल पोजीशन की बजाय, राइट? तो इलेक्शन की टाइमिंग कि कौन से मंथ में इलेक्शन करवाने वाले हैं, किस डेट से किस डेट पे इलेक्शन होने वाले हैं, एंड प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल ऑल्सो, कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस डेट को इलेक्शन होंगे। गॉट इट। तो ये सारी की सारी टाइमिंग्स और सारी की सारी इलेक्शन शेड्यूल प्रिपेयर करता है। द इलेक्शन शेड्यूल इंक्लूड्स द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, डेट फ्रॉम विच नॉमिनेटर्स कैन बी फिल्ड, लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉमिनेशंस, लास्ट डेट टू स्क्रूटनी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, डेट ऑफ पॉलिंग एंड डेट ऑफ काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब देखो ये सारी की सारी चीजें, मतलब आप स्टार्टिंग से लग जाओ, वोटर लिस्ट रिवाइज कर दी, दैट वाज द इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन की टाइमिंग, यानी कि कौन सी डेट को इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट? अब जब इलेक्शंस होंगे तो उससे पहले नॉमिनेशन फॉर्म फिल होते हैं। नॉमिनेशन मतलब कि ये कैंडिडेट इस पर्टिकुलर पार्टी से इलेक्शन फाइट कर रहा है, ये कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की फॉर्म में इलेक्शन फाइट कर रहा है। गॉट इट। तो वो सारे के सारे मेंबर्स अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, राइट? मतलब ये एक टाइप का फॉर्म है, राइट? उसके बाद लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉमिनेशन, वो लास्ट डेट की इस डेट तक आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जब वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल हो जाते हैं ना, उनकी वेरिफिकेशन होती है। एंड वेरिफिकेशन इन द सेंस कि उसमें चेक किया जाता है कि कैंडिडेट्स ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, इज दैट कंप्लीटली करेक्ट और इज देयर एनी एरर इन दैट इंफॉर्मेशन। अगर मान लिया अगर वो कंप्लीटली सही है तो आपका नॉमिनेशन फॉर्म फाइन, राइट, इट इज करेक्ट। बट अगर मान लिया कि नॉमिनेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, तो देखो ये रहा लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है, छांटना, कि जितने फॉर्म आए हैं नॉमिनेशन के उसमें से कितने वैलिड हैं।
और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल। अब उसके बाद क्या, जिनकी स्क्रूटनी में कुछ प्रॉब्लम है, यानी जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई, तो इलेक्शन कमीशन इज हैविंग द अथॉरिटी टू डिसमिस देयर नॉमिनेशन फॉर्म। उनका नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल हो जाता है, राइट। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, अगर मान लिया इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी भी कर दी, ठीक ठाक भी है इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग, बट इवन देन वो लास्ट डेट देता है विड्रॉ करने की। सपोज किसी पर्सन को लगता है कि मैं इलेक्शन नहीं जीतने वाला, आई एम नॉट इन दैट मच सफिशिएंट पोजीशन दैट आई कैन विन द इलेक्शन, तो उस पर्टिकुलर मतलब सभी को एक डेट दे दी जाती है कि ये डेट है जिस तक आप विड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप अपना इलेक्शन वापस ले सकते हो। गॉट इट। उसके बाद डेट ऑफ पॉलिंग एंड डेट ऑफ काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। डेट ऑफ पॉलिंग जिस दिन वोट होनी है, और डेट ऑफ काउंटिंग जिस दिन उन वोट्स की काउंटिंग होनी है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स, और जिस दिन रिजल्ट की डिक्लेरेशन होनी। तो अब ये सोच के देखो कितना कितना डिफिकल्ट टास्क है ये सारी की सारी चीजों को करवाना, है ना। पहले पहले तो जो आपने टास्क स्टडी किया वाटर लिस्ट वाला, वही कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है हमारी जैसी कंट्री में, राइट। उसके बाद वो सारा का सारा शेड्यूल प्रिपेयर करना, नोटिफिकेशन से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स तक, दैट्स आल्सो अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। During the entire process, the Election Commission has the power to take decisions to ensure a free and fair poll. अब देखो क्या हो सकता है कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस में, क्योंकि देखो इलेक्शन कमीशन ना हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जिस पर हमारी कंट्री के सिटीजन्स को कंप्लीट ट्रस्ट होता है कि ये वो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएगी कंट्री में। तो उसके लिए हमारी कंट्री की इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, इट हैज द पावर टू टेक डिसीजंस टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर पोल। उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन फ्री है। In which manner it can postpone or cancel the election in the entire country or a specific state or constituency on the grounds that the atmosphere is vitiated and therefore a free and fair elections may not be possible. अब इलेक्शन कमीशन का काम ये भी है कि वो चेक करेगा कि जितनी भी जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या वहां पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही है इलेक्शन कराने के लिए। और अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है ना कि कहीं वोटिंग की काउंटिंग में प्रॉब्लम हुई है, पोलिंग में कहीं प्रॉब्लम हुई है, तो वो सारी की सारी कंट्री का भी इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना। अगर देखो कई बार ऐसा लगे कि यहाँ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो इलेक्शन होने से पहले ही वो पूरी की पूरी कंट्री का इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक स्टेट का इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी हो सकता है, अगर इलेक्शन कमीशन को रियलाइज हो कि उस पर्टिकुलर एरिया में एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि वहां पे फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो पाए। गॉट इट। तो मतलब देखो पहले शेड्यूल दे दिया, लेकिन उस शेड्यूल पे भी अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं और इलेक्शन नहीं हो सकते, सो इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन, राइट। The Commission also implements a model code of conduct for parties and candidates. It can order a re-poll in a specific constituency. अब देखो कोड ऑफ कंडक्ट, अब ये टर्म इसके ऊपर ना आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली। अब देखो कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट ना जिस दिन आपने डिक्लेयर कर दिया ना कि इस डेट को इलेक्शन होने वाले हैं, उस दिन से कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है बेसिकली, जिस दिन इलेक्शन की फाइनल डेट्स आ जाती हैं। और उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो रूलिंग पार्टी है, दैट पार्टी इज गवर्निंग द कंट्री एट प्रेजेंट टाइम, दैट पार्टी इज गवर्निंग द स्टेट्स एट प्रेजेंट टाइम, इट कैन नॉट डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ बिग स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स। वो नहीं अनाउंस कर सकती है। अब देखो क्यों क्यों ऐसा किया गया है। मान लिया कोई गवर्नमेंट है, उसने 4 साढ़े 4 साल तक कुछ वर्क नहीं किया, बट जैसे ही इलेक्शंस का टाइम क्लोज आया तो उसने क्या कर दिया, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स भी निकाल दी, राइट। उसने बहुत सारे बिग बिग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए। तो ये क्या कर सकता है, इट कैन अफेक्ट द वोटिंग बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। उनको लगता है लोग एकदम से अट्रैक्ट हो सकते हैं
इसीलिए कि हम रैशनल होके वोट करें, न्यूट्रल होके वोट करें, इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होता है। समझ आया? गॉट इट? बेसिकली इट इज फॉर द ethical conduction of election in the country. It can order a repoll in a specific constituencies. रीपोल मतलब दोबारा वोटिंग कराओ भाई, कुछ प्रॉब्लम हुई है कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो दोबारा वोटिंग करवा दो. It can also order a recount of votes when it feels that the counting process has not been fully fair and just. और ये क्या कर सकता है? वोट्स को रिकाउंट करने की भी के लिए भी ऑर्डर दे सकता है. लेकिन ऐसा कब होगा? जब ये फील करे कि जो वोटिंग की प्रोसेस थी, काउंटिंग की प्रोसेस थी, ये फुली फेयर और जस्ट नहीं थी. राइट? उसके अलावा द इलेक्शन कमीशन accords recognition to political party and allot symbol to each of them. अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा जितनी आपकी नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, स्टेट लेवल की रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, उनके ना सिंबल्स फिक्स होते हैं. जैसे मान लिया बीजेपी पूरी की पूरी कंट्री में कहीं भी अगर इलेक्शन फाइट करेगी, सिंबल विल बी फ्लावर. राइट? है ना, कमल का फूल, लोटस फ्लावर. अगर कांग्रेस कहीं पर भी इलेक्शन कर रही है तो उसका जो सिंबल होगा दैट विल बी सिंबल ऑफ हैंड ओनली. मतलब ये क्या है? ये सिंबल मिले कहां से हैं? दिस सिंबल इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द कंट्री. और कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी है, इस बात को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाता है हमारा इलेक्शन कमीशन. गॉट इट? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ सरपंच के इलेक्शंस होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल के, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, तो उन मेंबर्स को मतलब अलग अलग सिंबल्स मिलते हैं. लेकिन जो स्टेट लेवल की पार्टीज होती हैं या फिर नेशनल लेवल की पार्टीज होती हैं, उनके सिंबल्स कहीं ना कहीं डिफाइन होते हैं. राइट? दे आर डिफाइन. अब देखो, इलेक्शन कमीशन हैज वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन. अब देखो, यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम स्टडी करने वाले हैं. अब यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर है. लेट मी रिवाइज इट वंस ऑल्सो. एक बार तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे इलेक्शन कमीशन का, वोटर लिस्ट को अप टू डेट करना, कि जितने मेंबर्स 18 इयर्स की एज गेन कर चुके हैं उनके नेम को इंक्लूड करना, और जिन मेंबर्स की डेथ हो चुकी है उनको एक्सक्लूड करना वोटर लिस्ट से. इसके अलावा वोटिंग का पूरा शेड्यूल, इलेक्शन की डेट, नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन को फिल करवाना, नॉमिनेशन को चेक करना, स्क्रूटनी करना, विड्रॉल की डेट को डिक्लेयर करना, उसके बाद काउंटिंग की डेट डिक्लेयर करना, और रिजल्ट्स के जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करना. ये सारा टास्क भी किसका है? इलेक्शन कमीशन का है. उसके अलावा फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन. और अगर उसे लगता है दैट इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन होल ऑफ द कंट्री ऐसा सिस्टम है कि इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं, राइट, तो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पूरी की पूरी कंट्री का इलेक्शन क्या हो सकता है? पोस्टपोन हो सकता है. ये क्या है? ये कब हो सकता है? इलेक्शन होने से पहले पोस्टपोन हो सकता है. अगर इलेक्शन के बाद लगता है ना कि वोटिंग की काउंटिंग फ्री, फेयर, प्रॉपर मैनर में नहीं हुई, तो वहां पे रीपोल हो सकता है. गॉट इट? उसके अलावा जितने भी हमारी पार्टीज हैं उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाना और उनको इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना, ये सारे के सारे टास्क है हमारी कंट्री के इलेक्शन कमीशन के. डायरेक्टली क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन 5 मार्क्स. गॉट इट? अब देखो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हम स्टडी करने वाले हैं. ये जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने दे दी इलेक्शन कमीशन को, लेकिन हमने अभी अभी क्या पढ़ा? जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्शन कमीशन की स्ट्रक्चर, तो हमने क्या पढ़ा? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. तो क्या 3 मेंबर इतनी बड़ी कंट्री के इलेक्शन करा सकते हैं? इजंट इट समथिंग स्ट्रेंज? तो अब हम वही कुछ प्रॉब्लम स्टडी करने वाले हैं. द इलेक्शन कमीशन हैज वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन. इट कंडक्ट द इलेक्शंस फॉर द विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. अब देखो, 3 मेंबर से आप इलेक्शन तो नहीं करा सकते ना, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हेल्प से इलेक्शन कराता है. अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा ना, जब इलेक्शंस होते हैं तो जो टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स बेसिकली, उनकी ड्यूटी होती है इलेक्शंस के टाइम पे. एंड नॉट ओनली टीचर्स बट जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, वो मेंबर बन जाते हैं इलेक्शन कमीशन के. और हमने इसको अभी तक परमानेंट मेंबर वाली ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाया, एसोसिएट एक कमीशन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमें पता है कि 5 साल के बाद इन लोगों का वर्क होने वाला है. तो 5 साल तक उन लोगों से हम कोई वर्क कराएंगे ही नहीं. दैट इज द रीजन
because India is having the limited staff member in election commission of our country. Got it? However, once the election process has begun, the commission has control over the administration as far as election related work is concerned. जैसे जैसे इलेक्शन प्रोसीजर शुरू हो जाती है, वहीं से कमीशन का कंट्रोल शुरू हो जाता है, राइट? During the election process, the administrative officer of the state and central government are assigned election related duty, and in this respect, the election commission has full control over them. जो आपके देखो, इट इज क्लियरली मेंशन कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो स्टेट के हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनको ड्यूटीज असाइन करता है हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन। और सिर्फ ड्यूटीज ही असाइन नहीं करता, बल्कि उनकी ड्यूटीज को चेक भी करता है इफ दे आर वर्किंग प्रॉपरली। ओके, द ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन कैन ट्रांसफर द ऑफिसर्स और स्टॉप देयर ट्रांसफर। इतनी पावर आ जाती है उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन के पास कि इवन ट्रांसफर वो करवा भी सकता है और ट्रांसफर को स्टॉप भी कर सकता है। गॉट इट? इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम फॉर फेलिंग टू एक्ट इन अ नॉन पार्टिजन मैनर। और अगर वो कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं ना, अगर मान लिया उन्होंने किसी पर्टिकुलर कोई मान लिया, देखो, इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम फॉर फेलिंग टू एक्ट इन अ नॉन पार्टिजन मैनर। अगर उन्होंने जो गिवन ड्यूटी है वो प्रॉपर मैनर से नहीं की, क्योंकि देखो उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन एक सिंगल बॉडी हो जाती है पूरी की पूरी कंट्री के लिए। तो अगर आप मान लिया कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आपकी ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन में अपनी ड्यूटीज प्रोवाइड करवाना, बट कोई पर्सन है जो वो ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहा है, so election commission can take action against those people also. Got it? Because at that time we are having the biggest responsibility to work as an subordinate, as a subordinate of the election commission. अगर ऐसे में कोई पार्टी, अगर ऐसे में कोई पर्सन वो ड्यूटीज फुलफिल नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट नॉन पार्टीजन मैनर में उसके अगेंस्ट पे इलेक्शन ले सकता है हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन। इतनी ज्यादा अथॉरिटी होती है उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन के पास। गॉट इट? So, over the years, the Election Commission of India has emerged as an independent authority which has asserted its powers to ensure fairness in the election process. और जो हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन है, वो कहीं ना कहीं पास्ट कुछ ईयर में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना हुआ है, जिसके पास पावर्स हैं फ्री फेयर इलेक्शन की प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए। It has acted in an impartial and unbiased manner in order to protect the sanctity, sanctity of the electoral process. इसके अलावा इसके पास इसने वर्क किया है आज तक कि एक इम्पार्शियल और अनबायस्ड मैनर में इलेक्शंस हो जाएं, राइट? इसीलिए हमारा ट्रस्ट आज तक इस पर्टिकुलर कमीशन के ऊपर बना हुआ है, राइट? क्योंकि इसने वर्क आज तक सफिशिएंटली कंप्लीट किया है। The record of Election Commission also shows that every improvement in the functioning of institution does not require legal or constitutional change. It is widely agreed that Election Commission is more independent and assertive now than it was till 20 years ago. और देखो ये कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शन कमीशन की ना वो वर्क को करने की एबिलिटी ही है कि उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं ना, कहीं हमने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं किए, बल्कि फॉर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी, फॉर बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कमीशन इज वर्किंग प्रॉपरली। और इसलिए इतना ट्रस्ट है हमें उसके ऊपर कि वो जो डिसीजंस लेता है दैट आर कंप्लीटली करेक्ट। ओके, इट इज वाइडली, इसीलिए हम अग्री करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है कुछ 20 साल से, राइट? This is not because the powers and constitutional protection of election commission have increased. The election commission has started using more effectively the power it always had in the constitution. और इलेक्शन कमीशन जो लास्ट 20 इयर्स हैं उससे इतना ज्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन की पावर्स इंक्रीज की, नो, बल्कि क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स को इफेक्टिवली यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पावर्स तो ऑलरेडी उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, राइट? The reasons for the smooth functioning and complete functioning of the Election Commission is behind the powers which are provided by the Constitution to it.
हमने पावर्स इंक्रीज नहीं की, बल्कि उन पावर्स को इफेक्टिवली यूज करना शुरू कर दिया है हमारे इलेक्शन कमीशन ने। गॉट इट? इन द पास्ट 65 years 16 लोकसभा, अभी देखो हमारे यहाँ 17 भी हो चुके हैं, है ना? मैनी मोर स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन. The EC has faced many difficult situations, such as holding election in militancy affected areas like Assam, Punjab, Jammu Kashmir, militants, है ना? मतलब कई बार जो मिलिटेंसी होती रहती है, लेकिन फिर भी हमारी इलेक्शन कमीशन ने सारे के सारे इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट करवाए हैं। और ऐसे एरियाज में भी जहां प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, नक्सलाइड्स हैं, मिलिटेंसी अफेक्ट है ना? वहां पर भी इट हैज ऑल्सो फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ having to postpone the election process midway in 1991 when the ex prime minister Rajiv Gandhi was assassinated during campaigning. इसके अलावा हमने क्या किया है? इसके अलावा इसने फेस की है प्रॉब्लम्स को। कौन कौन सी प्रॉब्लम को? कि इलेक्शन प्रोसेस मिडवे, जब हमारी इलेक्शन प्रोसेस मिडवे में थी, है ना, जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को एसेसिनेट कर दिया गया था। गॉट इट? उसके बाद इन 2002 द इलेक्शन कमीशन फेस्ड another critical situation and the Gujarat assembly was dissolved and election had to be conducted. मतलब देखो क्या हो रहा है, स्मूथली चल रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 साल के बाद ही इलेक्शन कमीशन को वर्क करना पड़ रहा है। उससे पहले भी कई बार क्या होता है, कई सारे स्टेट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं एंड द इलेक्शन कमीशन हैज टू वर्क अगेन फॉर दैट, राइट? बट द इलेक्शन कमीशन फाउंड दैट unprecedented violence in that state had made it impossible to hold free and fair elections immediately. The election commission decided to postpone election to the state assembly by a few months, and the Supreme Court upheld the decision of the election commission. और जब गुजरात में 2022 में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो वहां पे उस टाइम पे इलेक्शंस होने थे, बट इलेक्शन कमीशन टुक द डिसीजन इन अ वेरी एप्रोप्रिएट मैनर और बताया कि वहां पे ना अभी इलेक्शंस हो नहीं सकते हैं क्योंकि वोलेंटिक एस्पेक्ट्स हैं एंड पीपल आर नॉट रेडी टू वोट एंड दैट्स नॉट द राइट टाइम आल्सो टू कंडक्ट इलेक्शंस। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि इलेक्शंस हम कुछ मंथ्स के बाद करवाएंगे स्टेट असेंबली के, राइट? और यही वो ट्रस्ट है जो हमारा हमारे इलेक्शन कमीशन में बना हुआ है। देखो लास्ट में लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दिस डिसीजन, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया, राइट? द डिसीजन विच वाज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर कंट्री। और यही आपको क्या शो करता है? यही आपको शो करता है कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है, राइट? अब देखो यहाँ पे आपको देखो क्या चीजें मेंशन हो रही हैं। यहाँ पे आपको मेंशन हो रही है द नेताजी इज अफ्रेड ऑफ इलेक्शन कमीशन, राइट? देखो, watch out, winning the elections is going to be tough. We will have to face new situation like the code of conduct, fair and free polling strict. अब देखो यहाँ पे ना, ये जो कार्टून्स है ना कहीं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लीडर्स हैं, नेताजी हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ इलेक्शन कमीशन। व्हाई डू द फियर ऑफ इलेक्शन कमीशन? इज दिस गुड फॉर डेमोक्रेसी? अब देखो क्यों फील हो रहा है उन लोगों को डर? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा कमीशन है जो उनके हर एक्शन को सुपरवाइज कर रहा है, उनके हर एक्शंस को चेक कर रहा है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उनकी सारी की सारी प्रोसीजर के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल बनाए हुआ है। इसीलिए वो कोई भी अनफेयर मेथड यूज नहीं कर सकते, राइट? उनको पता है कि अगर अनफेयर मीन्स यूज हुए तो उनका इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है तो इट इज गुड, इट इज क्वाइटली गुड, क्योंकि अगर लीडर्स को लगेगा ना कि ये बॉडी तो कुछ है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो कुछ है ही नहीं, इसके पास तो कुछ पावर्स ही नहीं है, इट इज द टॉय इन द हैंड ऑफ रूलिंग पार्टी, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन वर्क नहीं करता है। एंड द strong position of election commission, it is showing that yes, we are having complete trust, complete faith in our country election commission, and that's why till now we are accepting the results. अब देखो आप लोगों ने देखा होगा जब भी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं तो विनर तो वो बड़े खुश होंगे कि हमने इलेक्शन जीत लिया, लेकिन जो लूजिंग पार्टीज होती है ना वो भी क्या बोलते हैं कि हम लोगों के मत का समर्थन करते हैं। मतलब लोगों के मत का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाए हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू गेट विनिंग पोजीशन, राइट?
और इसीलिए हमें पूरा ट्रस्ट है हमारी कंट्री के इलेक्शन कमीशन में. Got it? So I hope everything related to election commission, composition of election commission, major functions of election commission, and the position of Indian election commission. All these things related to election commission are completely clear to all of you. If you are having any kind of doubt, you can ask your doubts in comment section. Next part of the chapter we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.